नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद कल सोमवार को पहली बार भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की अफसोसजनक घटनाओं को चिन्हित किया। वहीं ढाका ने इसे भ्रामक और झूठी सूचना कहा और कहा कि किसी भी देश को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपने समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित भारत की चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमलों की कुछ अफसोसजनक घटनाओं पर भी चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के अधिकारी इन सभी मुद्दों पर समग्र रूप से रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे और हम संबंधों को सकारात्मक, दूरदर्शी और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को अमेरिका स्थित अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित संगठनों से जोड़ने के भाजपा के आरोपों पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सोमवार को कोई विधायी कार्य नहीं हो सका और दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। जहां भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व पर अपना हमला तेज करते हुए सोनिया गांधी से जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित संगठनों में सह अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का खुलासा करने की मांग की। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा का आह्वान करते हुए कहा कि यह आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का मामला है, तो वहीं कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा पर गौतम अडानी के खिलाफ आरोपों से ध्यान हटाने के लिए दूसरे देश के साथ भारत के संबंधों को दांव पर लगाने का आरोप लगाया और अडानी के खिलाफ संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच के लिए अपना विरोध जारी रखा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सचिवालय परिसर में तेलंगाना थल्ली यानी मां तेलंगाना की प्रतिमा का उद्घाटन किया, जो एक प्रतीकात्मक आकृति है जिसने राज्य के आंदोलन के दौरान नायकों को प्रेरित किया। वहीं विपक्षी पीआरएस ने क्षेत्रीय पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए गए डिजाइन से अलग माता तेलंगाना के नए डिजाइन का अनावरण करने के लिए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के हाथ के प्रतीक वाला डिजाइन तेलंगाना की पहचान को पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को बेलगावी में विरोध प्रदर्शन कर रहे महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कर्नाटक पुलिस द्वारा इस्तेमाल की गई दमनकारी रणनीति की निंदा की। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक पुलिस ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, जो कि सुवर्ण विधान सौधा में आयोजित कर्नाटक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का विरोध कर रहे थे। शिंदे ने मुंबई में राज्य विधान परिषद में कहा कि महाराष्ट्र के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों का विरोध करने का कर्नाटक सरकार का रुख अन्यायपूर्ण है। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। मौजूदा राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सोमवार को मंजूरी दी। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। मल्होत्रा आरबीआई का गवर्नर पद बुधवार 11 दिसंबर को संभालेंगे और अगले 3 सालों तक वह इस पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि मल्होत्रा मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शक्तिकांत दास का कार्यकाल आज मंगलवार 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर संभल एसपी के बिश्नोई ने कहा कि आज मुखबिर की सूचना पर दीपा सराय और तिमरदास सराय के आसपास के इलाकों में 13 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें से 3 जगहों पर पुलिस को सफलता मिली। इसमें मुल्ला अरशद नामक व्यक्ति के घर से 93 पुड़िया स्मैक मिली।
ताजौर नामक व्यक्ति के घर से 315 बोर का तमंचा मिला और दूसरे व्यक्ति महवर के घर से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले। इसके अलावा करीब 36 वाहनों के चालान किए गए हैं और कुछ वाहन सीज किए गए हैं। एसपी ने कहा कि पुलिस की ओर से यह सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। 24 नवंबर की हिंसा के मद्देनजर कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यह चेकिंग लगातार जारी रहेगी। संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को आईएएस, आईपीएस और ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों की अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने एक बयान में कहा कि नतीजे 20 से 29 सितंबर तक आयोजित परीक्षाओं के आधार पर घोषित किए गए। यूपीएससी ने कहा कि मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए और बी में चयन के लिए व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंगलवार को पिछले 2.5 सालों में निर्मित पटना कलेक्ट्रेट के बहुमंजिला आधुनिक परिसर का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सतह और बेसमेंट पार्किंग सुविधाओं के साथ 3 ऊंची इमारतों वाले नए परिसर ने डच और ब्रिटिश काल की विरासत वाली इमारतों के समूह की जगह ले ली है, जो पुराने कलेक्ट्रेट का निर्माण करती थीं और पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में 2022 में ध्वस्त कर दी गईं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सोमनहल्ली मलैया कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक एसएम कृष्णा की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पिछले 1 साल से उन्हें सांस लेने में समस्या आ रही थी, जिसकी वजह से वो कई बार अस्पताल गए। आपको बता दें कि वो साल 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा वह भारत के विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। एसएम कृष्णा पहले कांग्रेस में रहे थे, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि उन्होंने अपना राजनीतिक करियर साल 1962 में शुरू किया था, जब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक की मद्दूर सीट से चुनाव जीते थे। मुंबई में सोमवार रात एक बस हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जोन 5 के टीसीपी गणेश गावड़े ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुर्ला में पीएसटी बस अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से ड्राइवर ने कुछ गाड़ियों को कुचल दिया। इसमें 25 लोग घायल हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से बीएसटी ने बस को हटा दिया है। अब बस का आरटीओ इंस्पेक्शन होगा। टीसीपी ने बताया कि इस घटना में आरोप दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बस ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक इस हादसे की वजह पता नहीं चल सकी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह बस कुर्ला से अंधेरी की ओर जा रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित हुई और कई वाहनों को कुचल दिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता पतन के बाद अब मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। अरब और कई सीरियाई न्यूज़ आउटलेट के मुताबिक मोहम्मद अल बशीर देश की बागडोर संभालेंगे। आपको बता दें कि इदबिल से विद्रोही गुटों ने बशर अल असद की सरकार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। विद्रोहियों ने अलेप्पो, हमा और होम्स के बाद राजधानी दमिश्क पर रविवार को कब्जा कर लिया था, जिसके बाद विद्रोहियों ने कहा कि सीरिया अब आज़ाद हो गया है। वहीं देश छोड़कर भागे असद को रूस ने शरण दी है। सीरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत देश के विभिन्न इलाकों में स्थित कई सैन्य ठिकानों पर दर्जनों हवाई हमले किए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरिया के सैन्य ठिकानों पर 100 से अधिक हमले किए गए हैं।
वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक रासायनिक हथियार बनाने वाले एक संदिग्ध रिसर्च सेंटर पर भी इसराइल ने हमला किया है। इसराइल का कहना है कि असद सरकार के जाने के बाद हथियारों को चरमपंथियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए वह हमले कर रहा है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में इसराइल की तरफ से सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले हुए हैं। इसमें दमिश्क स्थित एक सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल ईरानी वैज्ञानिक रॉकेट बनाने के लिए किया करते थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।